रेखा ऑपरेशन थिएटर के दरवाजे को जोर जोर से ठोकने लगी। उसने देखा कि उसका पति एक भारी बैग लेकर। दरअसल बात उन दिनों की है जब गोपाल काका की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई और माँ का फ़ोन आया कि बेटा राजेश, तुम घर आ रहे हो। तुम्हारे पिताजी की तबीयत बहुत ख़राब हो चुकी है, अब उनके जीवन का कोई ठिकाना नहीं। तब सामने से सीधा मुंह जवाब आया कि नहीं माँ, मुझे ऑफिस से इतना जल्दी छुट्टी नहीं मिल सकती। माँ रिसीवर नीचे रखते हुए बड़बड़ाने लगी कि इस लड़के के पास मरते हुए बाप का मुंह देखने के लिए भी समय नहीं है। गोपाल काका को समझते देर नहीं लगी कि बेटा आने से ना बोल रहा है। गोपाल काका की आंखों से आंसू झलक कर तकिए तक पहुंच गए और माँ भी उदास चेहरा लेकर गोपाल काका के पैरों के पास बैठकर उनका पैर दबाते हुए बोली, देखो जी, आप चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। गोपाल काका की उम्र 70 साल हो चुकी थी। गोपाल काका एक किसान थे और वो अच्छी तरह से अपनी खेती किसानी किया करते थे। उनका एक ही बेटा राजेश, जिसको उन्होंने अपनी खेती किसानी के दम पर पढ़ाया, लेकिन काफ़ी टाइम से गोपाल काका की तबीयत खराब हो गई थी और अब वो काम बंद कर चुके थे। खेती किसानी उनके बस की नहीं थी। बेटा जवान हो गया और नौकरी के लिए शहर चला गया। वहीं रहकर उसने शादी भी कर ली। शहर में ही अपना घर इस तरीके से बसा लिया कि इधर माँ बाप को तो भूल ही गया। गोपाल काका ने काफ़ी चेकअप कराया, तब उनको जाके कहीं पता चला कि उन्हें कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी ने पकड़ रखा है। बहुत सारी दवाइयाँ करवाने के बाद भी गोपाल चाचा को कोई आराम नहीं हुआ। उनकी जमा पूंजी भी खत्म हो गई। दवाइयों के खर्च में उनके जो खेत थे वो भी बिक गए। लेकिन आज 2-4 दिनों से काफ़ी ज़्यादा तबीयत खराब हो गई थी। गोपाल काका ने खाने में भी कुछ खास रुचि नहीं रखी थी। आज चौथा दिन है जबकि गोपाल काका ने 1-2 टुकड़े ही खाए होंगे। उन्हें ज़ोर से खांसी आने लगी। तभी माँ अंदर गई और कहने लगी कि रुको, मैं थोड़ा सा गर्म करके पानी लाती हूँ, तुम्हारे गले में ऐसा लगता है कि कफ फंसा हुआ है। और वो जब गर्म पानी करके लाई तो क्या देखती है कि गोपाल काका के हाथ पैर ढीले पड़ चुके थे। चेहरा नीचे की तरफ लटका हुआ था, मुंह खुला था, आंखें खुली थी। काकी को समझते देर नहीं लगी कि अब ये हमारा साथ छोड़ चुके हैं। काकी ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी, रोने लगी कि अब हमारा इस दुनिया में कोई नहीं है, आपने भी धोखा दे दिया। काकी की रोने की आवाज़ें सुनकर आसपास के लोग दौड़ के आए। काकी को समझाने की कोशिश करने लगे, लेकिन सबका एक ही सवाल था कि काकी, तुम्हारा बेटा राजेश कहाँ है? तुमने राजेश को नहीं बताया कि उसके पिताजी की तबीयत काफ़ी ख़राब है? तुमने बताया क्यों नहीं? राजेश को बुलाया क्यों नहीं? जो भी थे सबका एक ही सवाल था। काकी रोते हुए अब किसको क्या बताए, लेकिन उसने दबी हुई आवाज़ में कहा, बताया तो था, बताया तो था, पर उसने सुना नहीं। लेकिन अभी भी बहुत लेट हो रहा था। सब कहने लगे कि काकी, अभी भी तो उसे आ जाना चाहिए। क्या उसे अंतिम संस्कार की विधि करने के लिए भी उसके ऑफिस में छुट्टी नहीं मिल सकती? काकी रोते हुए बोली, मुझे कुछ नहीं पता। इतना इंतज़ार करने के बाद भी जब राजेश घर नहीं आया तो गांव वाले उठाकर अंतिम विधि संस्कार के लिए शमशान घाट लेके गए। आनन फानन में राजेश काफ़ी लेट पहुंचा और अपने पिताजी का दाह संस्कार में शामिल हुआ। 2 दिन जैसे ही बीता, राजेश जाने लगा। कहने लगा कि माँ, मुझे ज़्यादा दिनों तक छुट्टी नहीं मिल सकती। मैं अगर ऑफिस नहीं गया तो मेरा काम बिगड़ जाएगा। अब जो होना था तो हो गया, अब मुझे जाना ही पड़ेगा। आस पड़ोस और आए हुए रिश्तेदारों ने उसकी बात सुनकर कहने लगे कि तू कैसा बेटा है, बाप की 13वीं तक भी नहीं रुक सकता। माँ ने तो कुछ बोला ही नहीं कि बेटा तू रुक या जा। माँ घुटने में सिर रखे हुए इस तरीके से बैठी थी जैसे उसके शरीर में जान ही ना हो, उसने कुछ सुना ही ना हो। लेकिन रिश्तेदारों के काफ़ी दबाव देने पर राजेश 13वीं तक रुक गया और जैसे ही 13वीं का कार्यक्रम ख़त्म हुआ, गोपाल तुरंत जाने के लिए तैयार हो गया। गांव के सरपंच आकर बोले कि राजेश, अब तेरी माँ का यहाँ कोई नहीं है और तेरी माँ अब काफ़ी चिंतित भी है। उसकी देख रेख के लिए या कि तू अपनी पत्नी को यहाँ भेज दे या कि माँ को अपने साथ लेके जा। तब राजेश कहने लगा कि काका, अब मैं माँ को वहाँ कैसे लेके जाऊँ? माँ के लिए यहाँ गांव की हवा काफ़ी ठीक है, यहाँ माँ की तबीयत भी अच्छे से रहेगी और शहर में मेरा इतना बड़ा घर भी नहीं है कि मैं माँ को अपने साथ रखूँगा।
राजेश की पत्नी ने कुछ बोलना चाहा तो राजेश आंखें बड़ी करके उसकी तरफ देखा। राजेश की पत्नी को समझते देर ना लगी कि ये नहीं चाहते कि मैं यहाँ बोलूँ, और उसे पता भी था कि मेरा पति कितना लालची है। तब सरपंच बोले कि ठीक है राजेश, अगर तू अपनी माँ को लेके नहीं ले जाना चाहता शहर अपने साथ, तो हम पंचायत वाले मिलकर यहाँ सेवा कर लेंगे, लेकिन जो तेरे पिताजी का पुश्तैनी मकान है वो तुझे नहीं मिलेगा। राजेश मकान की बातें सुनकर माँ को ले जाने के लिए तैयार हो गया और किसी तरह से माँ को वो शहर लेके गया। माँ को गए 1 महीने भी नहीं हुआ था कि राजेश का सिर पूरा दिन चढ़ा रहता था माँ को देखकर। उसने अपनी पत्नी रेखा को चिल्लाते हुए बोला कि इस महीने में तूने कितना खर्च कर दिया, पूरे 2000 रुपये खर्च ज़्यादा है। क्या मंगवाती है, पूरा दिन एसी चलाती रहती है, एसी घर में लगा है तो इसका मतलब ये थोड़ी कि पूरा दिन एसी चलता रहे। माँ को एसी की क्या ज़रूरत है, माँ के कमरे में भी एसी चला के रखती है क्या। तब राजेश की पत्नी ने कहा कि नहीं, माँ के कमरे में हम एसी नहीं चलाते और ना ही माँ की वजह से हमारा लाइट बिल ज़्यादा आया है। देखो हम लोग गांव गए थे, उसमें 1000 रुपये हमारा ज़्यादा खर्च हुआ है, और ये 1000 रुपये तो हमने जो राशन भरवाया है उसमें खर्च हुआ है, और यदि हमारे परिवार में कोई एक सदस्य ज़्यादा है तो 1500 रुपये ज़्यादा खर्च हो भी गया तो उसमें क्या जाता है, आखिर आपकी माँ ही तो हैं। राजेश को ये बातें बिल्कुल पसंद नहीं आई। उसने कहा कि दूसरे महीने में अगर ज़्यादा खर्च आया तो ये मेरे बस की बात नहीं है, मैं माँ को छोड़ के आऊँगा। तब राजेश की पत्नी बोली कि कहाँ छोड़ के आओगे। राजेश की पत्नी ने यहाँ ज़्यादा बहस करना उचित नहीं समझा। राजेश गुस्से में ही ऑफिस निकल गया और इसी तरह से टेंशन में रहते हुए राजेश की माँ की तबीयत ज़्यादा ख़राब होने लगी। तब एक दिन रेखा बोली कि माँ को दिखा के क्यों नहीं आ रहे हो, माँ को भी खांसी आती है और तबीयत ख़राब हो रही है माँ की। राजेश गुस्से को अंदर दबाते हुए माँ को हॉस्पिटल लेके गया और वहाँ चेकअप करवाया, वहाँ पे माँ की दवाइयाँ ली और उसी तरह से उबलता हुआ गुस्से में घर आया और कहने लगा कि रेखा, अब मुझसे ये खर्च संभाला नहीं जाएगा, माँ की दवाइयाँ कितनी महंगी आती है, देखो तो ज़रा, मैं तो इसीलिए माँ को लाने के लिए तैयार ही नहीं था, मुझसे इतना खर्च नहीं उठाया जाएगा, बहुत खर्चे हो रहे हैं, जब से माँ आई है तो हमारे घर का खर्च डबल हो गया है, मैं किसी न किसी दिन माँ को छोड़ के आऊँगा। तब रेखा गुस्से में आकर बोली, कहाँ छोड़ के आओगे माँ को। राजेश को लगा कि रेखा कुछ ज़्यादा ही गुस्से में है बहस करने में, अब बात बढ़ जाएगी। तब उसने थोड़ा कतराते हुए साइड में बोला, घर पे छोड़ के आऊँगा, और कहाँ। तब रेखा बोली कि माँ कहीं नहीं जाएगी, घर पे कौन है जो माँ का ध्यान रखेगा। राजेश उस टाइम तो चुप रह गया, लेकिन वह उसके सातिर दिमाग में यही चलता रहा कि किस तरीके से माँ से पीछा छुड़ाया जाए, कुछ ना कुछ तो मुझे ही करना पड़ेगा, तभी तो माँ से छुटकारा मिलेगा। फिर दूसरी बार जब चेकअप कराने के लिए राजेश अपनी माँ को लेके हॉस्पिटल गया तो उसने क्या देखा कि एक अमीर आदमी फूट फूट कर हॉस्पिटल में बैठा हुआ रो रहा था। तब राजेश उसके पास जाकर बोला और पूछा कि तुम क्यों रो रहे हो, कपड़ों से तो भाई आप बहुत अच्छे और अमीर इंसान लग रहे हो, फिर आपको रोने की क्या ज़रूरत है। तब उस इंसान ने कहा कि भाई हर चीज़ पैसे से नहीं होती, मेरी माँ की दोनों किडनी ख़राब हो गई है और मैं काफ़ी हॉस्पिटलों में चक्कर काट चुका हूँ, कोई भी किडनी देने के लिए तैयार नहीं है। यदि किसी की एक किडनी मिल जाती है तो मेरी माँ की तबीयत ठीक हो जाएगी, मेरी माँ जिंदा रहेगी, और मैं इस किडनी के बदले मुँह मांगी रकम देने को भी तैयार हूँ। ये बात सुनते ही राजेश के दिमाग में लालच आ गया और उसने उस व्यक्ति से कहा कि आपकी माँ को यदि किडनी मिल जाए तो क्या आप सच में मुँह मांगी रकम देंगे। तब उसने कहा कि हाँ, मैं मुँह मांगी रकम दूंगा। तब राजेश बोला कि आपको किडनी मिल जाएगी और आप किस डॉक्टर से इसमें दिखा रहे हैं, किस डॉक्टर से सलाह ले रहे हैं, मुझे डॉक्टर से मिलवाइए। राजेश जाकर डॉक्टर से मिला और कहने लगा कि मेरी माँ किडनी देने के लिए तैयार है, आप मेरी माँ की किडनी निकाल सकते हैं। डॉक्टर कहने लगा कि तुम्हारी माँ की इतनी एज नहीं है कि उसका ऑपरेशन करके किडनी निकाला जाए। तब राजेश ने मिले हुए पैसों से आधा डॉक्टर को देने के लिए तैयार हो गया कि इन पैसों से मैं कुछ हिस्से आपको दे दूंगा, जब आपको लाभ हो रहा है तो आप ना क्यों बोल रहे हो। डॉक्टर भी लालच में आ गया और राजेश की बात मानकर राजेश की माँ का किडनी निकालने के लिए तैयार हो गया। इसी तरह से डॉक्टर ने कहा कि आपकी माँ को हॉस्पिटल में रहना पड़ेगा और कुछ चेकअप है जो हमें करने होंगे, तभी तो हम ये
आगे का काम कर सकते हैं। राजेश बोला कि ठीक है, आप माँ को यहीं रखो। डॉक्टर ने राजेश की माँ को एडमिट के रूप में रख लिया और उन्हें कुछ ऐसी दवाइयाँ दे दिया कि जिसमें राजेश की माँ बेसुध जैसे हो गई। उन्हें कुछ होश नहीं था। उन्हें हॉस्पिटल के बेड में ही लेटाया गया। उधर राजेश घर चला गया और घर जाने पर जब रेखा ने पूछा कि माँ जी कहाँ हैं, तब राजेश बोला कि मैं माँ को लेके आ ही रहा था कि रास्ते में माँ दूसरे साइड में चली गई और मैं माँ को ढूंढने निकला कि इतनी गाड़ियाँ सामने से आ गई कि मुझे दिखी ही नहीं कि माँ कौन से रास्ते में चली गई। मैंने काफ़ी छानबीन की, इधर उधर ढूंढा, लेकिन मुझे माँ कहीं नहीं दिखाई दी। तब मुझे लगा कि शायद माँ घर आ गई होगी, इसलिए मैं घर आ गया। राजेश की पत्नी को यह बात कुछ ठीक नहीं जमी। उसने कहा कि आप ऐसे कैसे सोच सकते हैं कि माँ घर आ सकती है अकेले, आप जाइए पुलिस स्टेशन। तब उसने गुस्से में आकर कहा कि तुम पागल हो गई हो, तुम्हें इतना भी नहीं पता कि 24 घंटे से पहले पुलिस इस केस में कुछ नहीं कर सकती। और वो शांति से खा पी कर आराम से सो गया। दूसरे दिन सुबह जल्दी ही उठकर वो हॉस्पिटल जाने के लिए तैयार हुआ। तब राजेश की माँ ने कहा कि कहाँ जा रहे हो, चलो हमारे साथ पुलिस थाने चलो। तब उसने कहा कि नहीं, मैं नहीं जा रहा हूँ, तुम जाओ, मैं जा रहा हूँ अब ऑफिस दूसरे काम से। राजेश की पत्नी को, रेखा को पहले से ही राजेश के ऊपर शक था। उसे कुछ ठीक नहीं लग रहा था। तब वो इस मामले को लेकर थाने पहुंची और वहाँ पर उसने सारी बात दरोगा के सामने कह सुनाई। पहले तो उन लोगों ने कहा कि 24 घंटे से पहले हम इस मामले में कुछ नहीं कर सकते, लेकिन रेखा के बार बार कहने पर और उसने कहा भी कि साहब अब 24 घंटे पूरे होने भी चले, ये काफ़ी टाइम हो चुका है। तब उन्हें भी लगा कि हाँ ठीक है, मामला कुछ गंभीर है, अब देखना चाहिए। तब उसके बार बार कहने पर पहले तो रेखा पुलिस के साथ उस हॉस्पिटल में गई जहाँ पर माँ का इलाज चल रहा था। उसने एक नर्स से पूछा और अपनी सासू माँ की फ़ोटो दिखाया। कहने लगी कि ये औरत कल यहाँ पर दवा लेने आई थी, इसके साथ में इनका लड़का भी था। तो वो सिस्टर कहने लगी कि हाँ, कल ये औरत यहाँ पर दवा लेने आई थी, लेकिन दोपहर का टाइम हो गया था, मेरी ड्यूटी ख़त्म होने वाली थी, इसलिए मैं दवा होने तक नहीं रुकी थी। मेरे बाद जो सिस्टर आई थी तो आप उनसे बात कर सकते हैं। तब रेखा दूसरी सिस्टर से मिली जो उस टाइम ड्यूटी पीरियड में थी और उनसे बात करने पर पता चला कि हाँ, ये दोनों काफ़ी टाइम तक यहाँ रुके थे और दवाइयाँ ट्रीटमेंट यहाँ पर किया गया था, लेकिन ये कब गए उस सिस्टर को भी पता नहीं था। तब रेखा काफ़ी परेशान हो गई और अपनी सासू माँ की फ़ोटो लेकर इधर उधर सब स्टाफ से पूछने लगी, डॉक्टर से पूछने लगी कि जिस डॉक्टर से मेरी सासू माँ की दवाई चलती थी वो डॉक्टर कहाँ हैं। तब उसे उसी हॉस्पिटल से पता चला कि वो डॉक्टर तो छुट्टी पर है, वो यहाँ है ही नहीं। तब वहाँ पर उस टाइम पर कौन डॉक्टर देखते थे ये पता लगाने के लिए वो काफ़ी स्टाफों से पूछती रही, लेकिन उसे पता चला कि जो डॉक्टर यहाँ ड्यूटी पीरियड में हैं वो डॉक्टर भी ऑपरेशन थिएटर में ऑपरेशन कर रहे हैं। तब वो दौड़ी दौड़ी ऑपरेशन थिएटर की तरफ गई। उसने देखा कि बाहर एक आदमी बैठा हुआ है और वो अपनी सासू माँ की फ़ोटो दिखाते हुए कहने लगी कि भाई साहब, आप इस औरत को देखे हो क्या। तब वो आदमी उसकी फ़ोटो देखते ही चौंक गया और ऑपरेशन थिएटर की तरफ देखने लगा। रेखा को कुछ सही नहीं लग रहा था। रेखा ऑपरेशन थिएटर का दरवाज़ा जोर जोर से ठोकने लगी। तभी उसने देखा कि उसका पति एक भारी बैग लेकर वहाँ से भाग रहा है। रेखा के साथ पुलिस थी। पुलिस ने रेखा के पति को भी पकड़ लिया और जैसे ही ऑपरेशन थिएटर का दरवाज़ा खुला, रेखा डायरेक्ट अंदर गई। उसने देखा कि वहाँ पर उसकी सासू माँ ही थी। उसने अपनी सासू माँ को पकड़ते हुए बोला, माँ जी उठो, माँ जी उठो। पुलिस भी रेखा के साथ पीछे पीछे गई और उस डॉक्टर को पकड़ लिया और जो इंसान किडनी ले रहा था अपनी माँ के लिए उसे भी पकड़ लिया। सबको थाने लेकर गए। इधर रेखा अपनी माँ को संभालते हुए घर लेके गई। वहाँ काफ़ी पूछताछ के बाद राजेश ने अपना गुनाह कबूल किया। उसने बताया कि हमने अपनी माँ की किडनी 1 करोड़ रुपए में बेचा है और उस आदमी ने बताया कि हाँ, हमने ज़रूर 1 करोड़ में इसके माँ की किडनी खरीदा है, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि जो किडनी डोनर है उसे इस बात का कोई पता नहीं, ये लोग चोरी से किसी की किडनी बेच रहे हैं। डॉक्टर ने भी यही कहा कि हाँ, इसे नहीं पता है।
तो वहाँ पर जो अपनी माँ के लिए किडनी ले रहा था तो वो निर्दोष साबित हुआ और उसे छोड़ दिया गया। राजेश और डॉक्टर को गिरफ्तार कर लिया गया। इधर रेखा अपनी सासू माँ को घर लाई और अच्छे से देख रेख करने के बाद तबीयत में काफ़ी सुधार होने लगा। तभी एक दिन रेखा की सासू माँ ने पूछा कि बहू, राजेश घर में दिखाई नहीं देता, कहीं बाहर गया है क्या? रेखा थोड़ी देर सकुचाई, फिर उसने सही बोलना ही उचित समझा और सारी बातें बता दी अपनी माँ को और कहने लगी कि माँ जी, उनको 3 साल की सज़ा कोर्ट ने सुनाया है। अब घर चलाने के लिए रेखा को कुछ करना ही था, तो रेखा एक प्राइवेट स्कूल में नौकरी करने लगी और अपना और अपनी सासू माँ का गुजारा करने लगी। सासू माँ की तबीयत में काफ़ी सुधार भी आ चुका था और इसी तरह से 3 साल बीत भी गया। राजेश जब वापस आया तो काफ़ी बदला हुआ था। उसके मन में एक शर्मिंदगी का भाव था, प्रायश्चित था। उसने आते ही माँ के पैर पकड़ लिए और माफ़ी मांगने लगा। कहने लगा कि माँ, मैं तो तुम दोनों के साथ रहने के लायक ही नहीं हूँ। माँ ने माफ़ कर दिया और कहा, बेटा, अगर तू प्रायश्चित कर रहा है अपनी गलती का तो अब यही तेरे लिए सबसे बड़ी सज़ा है। तू कहीं नहीं जाएगा, मुझे ही मेरे घर पे छोड़ दे, मैं किसी तरह से वहाँ पर जी लूँगी। तब राजेश शर्मिंदा होते हुए कहने लगा कि नहीं माँ, अब तू कहीं नहीं जाएगी, मेरे साथ ही रहेगी। अगर तू चली गई तो मुझे लगेगा कि तू मुझे माफ़ नहीं की है। और अब राजेश के परिवार में खुशियाँ डबल हो गई, सब खुशी के साथ रहने लगे। भगवान की कृपा होती है 9 महीने बाद राजेश पिता भी बन गया। अब तो राजेश के घर में खुशी दुगनी हो गई। अब राजेश के मन के लालच निकल चुकी थी और वो अपनी माँ की इज्जत भी करने लगा था। दोस्तों, ये वीडियो यहीं से समाप्त होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना। यदि मेरे इस चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और यदि आपके आसपास ऐसा माहौल है तो उन तक ये वीडियो ज़रूर शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।